हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो आज के दिन में हम 29 ऑफ मई को हुआ जो पेपर था उसका शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट जो था उसका पेपर आज हम डिस्कस करने वाले। तो कंप्लीट पेपर एनालिसिस और साथ में सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे और साथ में कौन से क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्शन में एक तरीके से ऑब्जेक्ट हुए थे और उसमें फिर फुल मार्क्स मिले थे, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, हमारा फ्री क्रैश कोर्स, ठीक है, फ्री क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है कल से। तो कल से मतलब कि 4 जुलाई से ये शुरू हो जाएगा, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पेपर सोल्यूशन के साथ में। फटाफट करेंगे थोड़ा सा, बिकॉज ओवर इन ऑल 90 मिनट्स का टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ डिस्कशन थोड़ा ज़्यादा टाइम भी जा सकता है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड अप रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश के 40 क्वेश्चन हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन, ठीक है, ही इज़ डैश, ओके, ही इज़ नॉट डैश ऑनरेबल मैन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, द आना चाहिए, या फिर यहाँ पे नन ऑफ द अबाव। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ एन। यहाँ पे एन आना चाहिए बिकॉज ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल में एच जो है दैट इज़ साइलेंट, ठीक है, ये साइलेंट है और हम इसको जब बोलते हैं तो इट इज़ लाइक ऑनरेबल, ठीक है, तो ए का साउंड आता है, तो इसीलिए यहाँ पे एन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अनलेस वी डैश नॉट वी कांट बी ऑन टाइम, ठीक है, अनलेस वी डैश मतलब यहाँ पे स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टिंग या फिर स्टार्टेड, यहाँ पे हमको एक वर्ब से फिल करना था। तो अनलेस वी डैश नाउ वी कांट बी ऑन टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? अनलेस वी स्टार्ट। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये सबसे पहला वाला है, यही सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वी है ना, तो वी इसलिए पहले तो वी तो प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि स्टार्ट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट का एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो स्टार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सिनोनिम ऑफ एंग्री बताना था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सिनोनिम बताना था एंग्री का, हैप्पी, काम, फ्यूरियस या पीसफुल। फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब कि एक मतलब जो डराने वाला हो या फिर एक तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन से फिल करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ हु, दैट, बोथ ए एंड बी, विच। तो इसमें से यहाँ पे ब्लैंक में क्या आना चाहिए? वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ डैश स्पीक द ट्रूथ, हु, दैट, बोथ ए बी या फिर विच। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन पूछा था कि कौन सा प्रोनाउन यहाँ पे करेक्ट जाएगा। तो देखो यहाँ पे ना कुछ लोगों ने ए मार्क किया था, कुछ लोगों ने बी मार्क किया था, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ग्रामेटिकली हु एंड दैट दोनों ही जो प्रोनाउंस यहाँ पे हैं वो सही यहाँ पे बैठेंगे। बिकॉज वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ हु स्पीक द ट्रूथ, ये भी राइट है। वी ऑलवेज लाइक बॉयज़ दैट स्पीक द ट्रूथ, तो दोनों ही सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो टेंस है, ठीक है, फिल इन द पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द गिवन वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब दिया गया हमको वेयर और सेंटेंस है माई पेशेंस डैश्ड आउट एट लास्ट, द इंस्क्रिप्शन हैज़ डैश अवे इन द सेवरल प्लेसेस। तो यहाँ पे हमको वेयर का, ओके, वेयर का पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना था। तो अगर हम सबसे पहले वेयर के बारे में बात करें तो वेयर, वोर, वोन, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब एक तरीके से ये है प्रेजेंट, ठीक है, ये है पास्ट और ये है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे माई पेशेंस, ओके, माई पेशेंस, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे पास्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे पास्ट आएगा। तो पास्ट क्योंकि यहाँ पे माई पेशेंस आउट एट लास्ट मतलब कि पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे वोर आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो माई पेशेंस वोर एट लास्ट। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस में अगर हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन वोर तो यहाँ पे सिर्फ डी में दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ से भी आंसर आपका बन सकता था। लेकिन अगर फिर भी अगर दो ऑप्शन थे तो अगर ऐसा दो ऑप्शन हो जाता तो फिर हम सेकेंड वाला भी रीड कर ले, द इंस्क्रिप्शन हैज़ वोन अवे, यहाँ पे आएगा पास्ट पार्टिसिपल, तो द इंस्क्रिप्शन हैज़ वोन अवे, पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वोन है यहाँ पे, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर यहाँ पे ही वॉज किल्ड डैश द रॉबर डैश अ हैचेट।
ठीक है। ही वॉज किल्ड, यहाँ पे हमको प्रेपोजिशन चाहिए तो यहाँ पे बाई आएगा, ही वॉज किल्ड बाई द रॉबर। अच्छा, हैचेट का मीनिंग, हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी होता है, छोटा सा जो कुल्हाड़ी होता है उसको हम बोलते हैं। तो ही वॉज किल्ड बाई द रॉबर विथ अ हैचेट, मतलब ओके। तो यहाँ पे बाई के साथ में है विथ, और बाई के साथ बिहाइंड, तो बिहाइंड तो नहीं हो सकता, कोई हैचेट तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं कि जिसके पीछे जाके मारेंगे, तो विथ होगा यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन ए जो यहाँ पे है पहला ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स का यहाँ पे करेक्ट फॉर्म हमको फिल करना था। द चिल्ड्रन हैव टू स्टे ऑन द मैरी गो राउंड अंटिल इट स्टॉप्स गोइंग अराउंड, टेकिंग अराउंड, गेटिंग ऑन या काउंटिंग ऑन। तो यहाँ पे गोइंग अराउंड राइट होगा, बिकॉज मतलब कि जब तक घूमना बंद ना करे तब तक। तो यहाँ पे गोइंग अराउंड, इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब यहाँ पे आपको फिल करना था जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ ओपन बताना है, अपोजिट बताना है ओपन का, तो ओपन का एंटोनिम क्या होगा, क्लोज्ड होगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, पुट द प्रॉपर कंजंक्शन इन द गिवन सेंटेंस। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे इसमें एरर था, इसीलिए सीईटी ने इसके लिए फुल मार्क्स दिए हैं, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को जिसने भी अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को सबको फुल मार्क्स दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आई रेड द पेपर इट डैश इंटरेस्ट मी, ओके। आई रेड द पेपर डैश, ओके, कंजंक्शन चाहिए था यहाँ पे, इट इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये ऑप्शन राइट बैठता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, इंटरेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट होगा, ठीक है, बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट होना चाहिए था, इसीलिए क्वेश्चन ही गलत था। तो इसीलिए यहाँ पे सीईटी ने सभी को, ओके, सभी को मार्क्स दिए हैं, ठीक है। तो सभी को मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रोप्रिएट वर्ड से फिल करना है। लाइफ इज़ एन इनक्योरेबल डिकीज़। अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग वाला एक क्वेश्चन था, एक्चुअल में नथिंग बट स्पेलिंग से रिलेटेड था। तो डिजीज़ का सही स्पेलिंग हमको चाहिए, तो डिजीज़ का सही स्पेलिंग क्या होगा, यही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज़ द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड। तो यहाँ पे बोल्ड वर्ड दिया गया इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का यहाँ पे मीनिंग बताना है। इट वुड बी इम्पर्टिनेंट टू सजेस्ट दैट ही वॉज जनरली रॉन्ग। तो इम्पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है कि डिसरिस्पेक्ट करना, एक तरीके से। डिसरिस्पेक्ट का मीनिंग हो जाएगा रूड, तो बीइंग रूड, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन से फिल करना है। वी डैश गोइंग टू द कॉन्सर्ट टू, वी डैश गोइंग टू, सॉरी, डैश गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुनाइट एज आवर फादर इज़ अनवेल, ठीक है। तो वी यहाँ पे गोइंग है, तो गोइंग अगर है तो यहाँ पे तो वी विल बी गोइंग होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये तो यहाँ पे सिंपली गलत हो जा रहा है, ठीक है। वी वुड गोइंग नहीं, ये भी नहीं होगा। वी आर हो सकता है या फिर वी आरेंट हो सकता है, ठीक है। वी आर गोइंग हो सकता है या फिर वी आरेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम देखें तो यहाँ पे गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुनाइट एज आवर फादर इज़ अनवेल, तो अनवेल है मतलब कि वो बीमार हैं। तो यहाँ पे क्या केस बन सकता है, यहाँ पे केस ये बन सकता है कि वो नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए वी आरेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। वी आर नहीं, अगर वो वेल होते मतलब सही होते तो जाते थे, लेकिन यहाँ पे सही नहीं है, तो इसीलिए वी आरेंट जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। ये राइट ऑप्शन यहाँ बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट इम्प्रूव योर सेल्स डैश यू विल लूज योर जॉब, ठीक है। यू मस्ट इम्प्रूव, यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए, तो यू मस्ट इम्प्रूव योर सेल्स और यू विल लूज योर जॉब। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और यहाँ पे फॉर बट हेंस तो नहीं आ सकता, यहाँ पे और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस से फुल मार्क्स दिए गए सभी स्टूडेंट्स को, बिकॉज क्वेश्चन में यहाँ पे इनकरेक्ट हुआ था ये। तो यहाँ पे था कि डैश यूनियन इज़ ऑन स्ट्राइक। तो अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगेगा कि एन यूनियन, तो एन यूनियन यहाँ पे तो नहीं होगा, बिकॉज ये देखो यूनियन है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो इट इज़ लाइक यूनियन, तो यहाँ पे वाई का साउंड आ रहा है। जैसे देखो अम्ब्रेला जब होता है, अम्ब्रेला, ठीक है, तो अम्ब्रेला जब होता है तो वहाँ पे हम ऐसा आवाज़ आता है, ए का साउंड आता है, इसलिए वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे यूनियन है, मतलब वाई का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन तो बिल्कुल भी कहना गलत हो जाएगा। द यूनियन इज़ ऑन स्ट्राइक, ये राइट हो सकता है। अ यूनियन इज़ ऑन स्ट्राइक, ये भी राइट हो सकता है, बिकॉज हमको यहाँ पे ये नहीं पता कि कोई स्पेसिफिक के बारे में बात करें कि अनस्पेसिफिक के बारे में बात करें, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन राइट हो सकते हैं। तो एक ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पे कि बोथ बी एंड सी, लेकिन वो नहीं होने की वजह से यहाँ पे फुल मार्क्स दिया गया। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन द और ए दोनों ही एक राइट ऑप्शन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में कॉम्प्रिहेंशन आ गया, तो कॉम्प्रिहेंशन भी एक बार फटाफट देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेंगे फटाफट। चलो एक बार रीड कर लेते हैं। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज़ वेल एस्टैब्लिश एंशियंट आर्ट फ्रॉम डिस्पाइट द proliferation of the modern means of entertainment and communication. Street theater continues to flourish in India. Street theater is a channel of communication, has for centuries been propagating reforms by highlighting social, economic, political issues present in the society. Unlike in the olden days, its performance is no longer restricted to villages or small localities of the city. Today, small groups perform. Today, small groups of performers, including students, would stage perform would stage performances to would stage performances to mobilize public opinion or to create or to create or to help create or raise awareness over a particular public importance. Themes of substance abuse, AIDS awareness, and domestic villages are some of areas highlighted by contemporary street theatre troupe. Unlike regular drama, street drama employs very little props and images. The human body becomes the main tool in which the choreography, meme, dialogues, songs, and slogans are extensively used. Street theatre is one of the most intimate media. Its appeal is to the emotions. Its appeal is to the emotions, leading to a quick psychological impact on audiences. By being local and live, they by being local and live, they also are able to establish not only direct contact with the audience but by being cost effective, flexible, they are popular among all age groups. ठीक है, तो ये पैसेज हमको दिया गया था। स्लाइड से मुझे यहाँ पे थोड़े ग्रामेटिकल इसके अंदर एरर्स लगे हैं इस पैसेज के अंदर, बट विल नेग्लेक्ट दैट ऑल। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले देखिए स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लरिश इन इंडिया। ठीक है, ओके, फ्रॉम बीइंग डिस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ द मॉडर्न मीन्स, मतलब कि मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट बढ़ गए हैं लेकिन फिर भी मतलब स्ट्रीट थिएटर अभी भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन डैश है ना, तो डज नॉट इफेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है डज नॉट इफेक्ट, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैश टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी। तो इन ओल्डन डेज जो स्ट्रीट थिएटर्स थे ये कहाँ थे, ये वॉज रिस्ट्रिक्टेड। ओके, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, वॉज रिस्ट्रिक्टेड। देखो यहाँ पे इसके अंदर भी दिया गया, अगर हम बात करें, हाँ, अनलाइक इन द ओल्डन डेज इट्स परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस। नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस मतलब कि अभी के टाइम में बोला जाए तो मतलब कि पहले के टाइम में इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू द विलेजेस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वो ऑप्शन बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज वेल एस्टैब्लिश एंशियंट, अच्छा सॉरी, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विथ इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस डील्स। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है दैट विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीट थिएटर इज डैश देन स्टेज। ओके, नथिंग कॉस्टली, रीजनेबल या फिर अफोर्डेबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अफोर्डेबल। ओके, इट इज़ अफोर्डेबल। ठीक है, वो बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, पैराग्राफ में हमने पढ़ा ही है अभी। ठीक है, उसके बाद में स्ट्रीट थिएटर क्रिएट्स डैश इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, इंटीमेट, इमोशनल, मिस्टिकल या फिर फिजिकल। तो यहाँ पे देखो इसमें डायरेक्टली दिया गया इमोशंस लीडिंग, इट अपील्स टू द इमोशंस, तो इसलिए यहाँ पे इमोशनल होगा। 86 मतलब ये जो बी ऑप्शन था दैट इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट आर द इश्यूज कवर्ड बाय कंटेम्प्रेरी स्ट्रीट थिएटर्स। तो यहाँ पे सब्सटेंस अब्यूज़, ये अभी अब हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखो था सब्सटेंस अब्यूज़, एड्स अवेयरनेस, डोमेस्टिक विलेजेस। ओके, तो ये चीज़ें थी यहाँ पे, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट, हाउ स्ट्रीट थिएटर इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। स्ट्रीट थिएटर ऑडियंस को कैसे इम्पैक्ट करता है, स्लो, फास्ट, क्विक या स्टडी। तो यहाँ पे देखो था क्विक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, तो क्विक यहाँ पे होगा, इसलिए राइट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। What can be the suitable title for Bollywood drama and theatre in India, street play in India। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया, ये एक सबसे सूटेबल आंसर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो सी है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल होमोफोन। द थीफ हाइड्स हिमसेल्फ इन द, होमोफोन का मतलब क्या होता है कि दो वर्ड्स जिसका साउंड सेम होता है लेकिन
स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम होमोफोन। द थीफ हाइड्स हिमसेल्फ इन द डैश, सेल, सेल, सेल या सेल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेल। सेल मतलब कि एक तरीके से जो कैद मतलब होता है, जो जेल होता है, उसमें अपने आप को छुपा लिया। फिर कोलोकेशन से हमको फिल करना, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक को देखो। तो कोलोकेशन का मीनिंग क्या होता है कि जनरली वर्ड्स जो कि एक साथ में लिए जाएं, ठीक है, एक वर्ड जिसको एक साथ में बोले जाते हैं उसको हम कोलोकेशन बोलते हैं। इट इज़ सीरियस ऑफेंस टू ब्रेक अ रिकॉर्ड, टेक अ लुक, ब्रेक द लॉ, ब्रेक अ हैबिट। इसका राइट आंसर होगा ब्रेक द लॉ। तो ब्रेक द लॉ मतलब कि लॉ को तोड़ना एक सीरियस ऑफेंस होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम्स के साथ में मैच करना। एंटोनिम्स मतलब कि अपोजिट्स के साथ में। अराइवल का एंटोनिम होगा डिपार्चर, बून का होगा कर्स, रोर का होगा विस्पर और ऑनर का होगा डिसऑनर, ठीक है। तो ए का हो रहा है यहाँ पे 3, तो ए का 3 कहाँ पे, ये है, ठीक है, ए का 3 मिल गया हमको। उसके बाद में क्या है, चलो ऑनर का डिसऑनर मतलब कि डी का 1, तो डी का 1 यहाँ पे है, डी का 2 यहाँ पे, तो ये तो रॉन्ग हो गया यहाँ पे। तो ऑप्शन जो बी ऑप्शन है यहाँ पे दैट बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। तो एक ईडियम दिया गया, इसका मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। आई हैव हिट अपॉन अ गुड प्लान टू गेट रीड ऑफ हिम। तो आई हैव हिट अपॉन अ गुड प्लान मतलब कि हिट अपॉन, तो यहाँ पे इसका मीनिंग होता है, हिट अपॉन का मीनिंग होता है फाउंड या फिर फाइंड करना, कुछ मिल जाता है जब है तो उसको हम बोलते हैं हिट अपॉन, तो इसलिए यहाँ पे फाउंड विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जॉइन द गिवन सेंटेंसेस टू बाय मीन्स ऑफ द करेक्ट कनेक्टिव, राइट कनेक्टिव, ठीक है। तो कोल इज़ फाउंड इन वेस्ट बंगाल, इट इज़ वेरी यूजफुल मिनरल। अब देखो सारे ऑप्शंस अगर आप पढ़ोगे तो सब में ये बोला गया कोल इज़ यूजफुल मिनरल। यूजफुल मिनरल्स ये तो डायरेक्टली रॉन्ग हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेरी यूजफुल बोला गया, यहाँ पे यूजफुल मिनरल, बट इट इज़ सेड दैट इट इज़ वेरी यूजफुल मिनरल। तो एक ही सेंटेंस ऐसा है जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी बन रहा है, जहाँ पे इसको राइट वे से पूरी तरीके से सेंटेंस को राइट वे से करेक्ट ऑर्डर में ज्वाइन किया गया। कोल विच इज़ अ वेरी यूजफुल मिनरल इज फाउंड इन वेस्ट बंगाल, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन से फिल करना है। डैश डिड शी से वॉज द विनर। तो यहाँ पे शी से वॉज द विनर, तो किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे व्हेन, वाई या वेयर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे हु आएगा। हु विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा कि हु डिड शी से वॉज द विनर। हु डिड शी से वॉज द विनर मतलब कि किसको उसने कहा कि वो विनर है, तो यहाँ पे हु आएगा। हु विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। हाँ, यहाँ पे फाइंड करना टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस फाइंड करना, सबसे पहले ऑक्सिलरी को फाइंड कर लो। ऑक्सिलरी यहाँ पे हैड है, हैड तो मतलब कि पास्ट टेंस ये हो रहा है, और ऑक्सिलरी कहाँ पे आता है, ऑक्सिलरी प्रेजेंट पास्ट में अगर हम बात करें तो ऑक्सिलरी सिर्फ परफेक्ट जब टेंस होता है तो परफेक्ट टेंस में आता है। तो परफेक्ट टेंस में अगर आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये हो गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, मतलब कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ओके, यहाँ पे क्या है कि पुट द करेक्ट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, तो यहाँ पे वर्ब के साथ में फिल करना। दिस बुक इज़ नॉट लॉन्ग मतलब कि ये बुक ज़्यादा लंबी नहीं है। आई डैश इट बाय द लंच टाइम, आई विल हैव रेड, आई विल बी रीडिंग, आई विल रीड और विल बी रेड। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आई विल हैव रेड इट बाय द लंच टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल हैव रेड इट बाय द लंच टाइम, तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बोला है बुक इज़ नॉट वेरी लॉन्ग, तो मतलब ये बोल रहा है कि जो भी पर्सन है बोल रहा है कि मैं इसको लंच टाइम तक रीड कर लूँगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको करेक्ट अल्टरनेटिव से फिल करना है। यू डैश बी पंक्चुअल, शुड, वुड, कुड, माइट, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है एक्चुअल में, ये दिस इज द मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी से फिल करना था, तो यू शुड बी पंक्चुअल मतलब शुड मतलब एक तरीके से मैंडेटरी चीज़ है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक वर्ब दिया गया है, उसको करेक्ट टेंस के इसमें फॉर्म में रखना है। द सर्वेंट डैश, द सर्वेंट डैश मतलब वहाँ पे वर्क के साथ में फिल करना है। सिंस मॉर्निंग, द सर्वेंट हैज़ बिन वर्किंग सिंस द मॉर्निंग, तो एक ऐसा ये होगा पास्ट नहीं, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, एक ऐसा काम है जो कि प्रेजेंट टेंस में है और वो चल रहा है कंटिन्यूसली, तो इसको हम इसलिए बोलेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पे होगा। तो हैज़ बीन वर्किंग, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है दैट विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो, द कोर्ट सेशंस हैड डैश वर्डिक्ट। ओके, द कोर्ट सेशंस हैड, तो हेल्ड ऑन टू, हेल्ड ओवर, हेल्ड आउट,
हेल्ड अबाउट, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हेल्ड ओवर। द कोर्ट सेशंस हैड हेल्ड ओवर वर्डिक्ट, मतलब कि उन्होंने वर्डिक्ट के लिए रुके हुए, ठीक है। फिर से एक पैसेज यहाँ पे आया हुआ है, ये पैसेज जो आया था ये पैसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस पैसेज, बट ईजी था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल का एक पैसेज था ये, ठीक है। ऐसे पैसेजेस हमने बहुत बार मॉक टेस्ट में किए थे, इसीलिए हम कहते हैं कि मॉक टेस्ट को मिस मत करो, ठीक है। ऐसे पैसेजेस हमने बहुत बार किए थे, तो चलो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। The force that generates conditions conducive to crime and riots are stronger in urban communities than in the rural areas। तो ये बोल रहे हैं कि जो भी मतलब कि जो क्राइम एंड राइट को कंडक्ट करवाते हैं वो ज़्यादा वैसे फोर्सेस अर्बन कम्युनिटीज़ में होते हैं दैन इन द रूरल कम्युनिटी। अर्बन लिविंग इज़ मोर एनोनिमस लिविंग, एनोनिमस मतलब कि एक तरीके से आप कोई जानता नहीं आपको। इट ऑफन रिलीजेज द इंडिविजुअल फ्रॉम कम्युनिटी रेस्ट्रेंट्स फ्रॉम कॉमन इन ट्रेडिशन ओरिएंटेड सोसाइटीज़, but more freedom from constraints and controls also provides great freedom to deviate, and living in the more impersonalized formally controlled urban societies means that the regulatory orders of conduct are often directed by direct bureaucrats. The police are strangers executing these prescriptions on the anonymous sets of subjects. Minor offences in the small towns and villages are often handled without the resort of official police action, and as disputable as such action may seem to be, it results in fewer recorded violations of the law compared to the big cities, although perhaps causing some decision difficulties for the police in the small town. Formal and objective law enforcement is not always acceptable to villages. Urban areas with mass population, greater wealth, and more commercial establishments and more products of our technology are also provide more frequent opportunities for theft. Victims are impersonalized, property is insured, consumer goods is more abundant, are vividly displayed, and are more portable. The crime rate increases despite formal moral education given in schools। ठीक है, तो ये यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया था। चलिए इसके बारे में बात कर मतलब क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इसके ऊपर रिलेटेड क्या आए हुए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्बन सेटिंग। तो अर्बन सेटिंग में क्या होता है, अनरिपोर्टेड माइनर क्राइम्स, नहीं ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। फिर डिविएशन फ्रॉम फ्रीडम, नो, ओके। लेस फोर्सफुल सोशल कंट्रोल, यस दिस इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे अर्बन सेटिंग में क्या होता है, अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, मोस्टली वहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा फोर्सफुल मतलब सोशल कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आगे बढ़ते हैं। द ऑथर्स व्यू ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इज़ बेस्ट एक्सप्रेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इसमें से किससे वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ का बेस्ट मतलब उसका व्यू दिखाई देता है हमको। दे प्रोवाइड लेस फ्रीडम for the individuals in many circumstances. They have lower crime rate because of moral teaching in the schools. फिर they provide inadequate freedom for personal improvements and travel. They are ruled and controlled by distant bureaucrats. इसका जो right option होगा that will be option पहला वाला option A. They provide less freedom for the individual in many circumstances. तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जैसे कि गांव वगैरह की जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलता किसी इंडिविजुअल को, इसीलिए वहाँ पे क्राइम रेट्स वगैरह मतलब जो होते हैं थोड़े से कम भी होते हैं। ये एक तरीके से जो ऑथर है उसका मतलब उसके नज़र में ऐसी बात है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल द फॉलोइंग contribute to the higher crime rates in the urban areas except। तो कौन कौन सी चीज़ें हायर क्राइम रेट को मतलब पुश करती हैं? विविड डिस्प्ले ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्बन इम्पर्सनलाइज्ड लिविंग, इनएडुकेट पुलिस फोर्स। तो इसमें से कौन सी चीज़ें मतलब पुश करती है? ऑल दीज ऑप्शंस पुश, बट द लास्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। इनएडुकेट पुलिस फोर्स ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, सो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज में कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताना है। द डिस्प्ले ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इज द मेन कॉज ऑफ द क्राइम। ओके, लैक ऑफ personal contact increases crime rates in urban areas. Small communities have more minor crimes than in the urban centers. Urban crime areas cannot be prevented. तो इसमें जो right option है that is this second option. Lack of personal contacts increases crimes in urban areas. तो urban areas में lack of, जैसे कि यहाँ पे देखो दिया गया है, in
अर्बन लिविंग इज़ मोर एनोनिमस लिविंग। तो यहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे जो क्राइम रेट्स होते हैं बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्राइम्स इन स्मॉल टाउन्स, स्मॉल टाउन के क्राइम के बारे में क्या बताया गया पैसेज में, इज़ लेस फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड एंड डेल्ट विथ ऑफिशियली, इज़ ब्रॉट अंडर control by distant bureaucrats, led to an impersonalized style of living, always cause difficulties for police authorities। तो crime in small towns ये mostly क्या होता है, is less रिपोर्टेड और ऑफिशियली डील नहीं किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू द थेफ्ट इन द अर्बन एरियाज थ्रू, मतलब कि किसके थ्रू, मतलब मोर अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं थेफ्ट के लिए, मतलब चोरी के लिए इन अर्बन एरियाज। मास पॉपुलेशन, ग्रेटर वेल्थ, मोर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स एंड मोर प्रोडक्ट्स ऑफ और टेक्नोलॉजी, या फिर ऑल ऑफ द अबाव। तो ऑल ऑफ द अबाव यहाँ पे बनेगा बिकॉज ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा वेल्थ है और साथ में टेक्नोलॉजी वगैरह भी बहुत हाई है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशंस कंडक्सिव टू क्राइम एंड राइट्स आर, मतलब कि कौन से कंडीशंस मतलब सबसे परफेक्ट कंडीशंस होते हैं क्राइम एंड राइट्स के लिए। स्ट्रॉन्गर इन अर्बन कम्युनिटीज़ देन इन द रूरल एरियाज, स्ट्रॉन्गर इन रूरल कम्युनिटीज़ देन इन अर्बन एरियाज, सेम इन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज, स्लाइटली मोर इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन, स्ट्रॉन्गर इन अर्बन कम्युनिटीज देन इन रूरल एरियाज, ये यहाँ पे कंडीशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये हो गया हमारा मतलब इंग्लिश का सेक्शन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद में हम जो जिस पे बढ़ेंगे दैट इज़ द रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग में अब हम आगे आते हैं, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस पे अब शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के यहाँ पे हैं, तो एक बार चलो उसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है गेम्स बॉयज़ प्ले, ठीक है, आंसर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन मोस्टली है कि कौन सा पर्सन कौन सा गेम खेलता है, गेम्स के ऊपर है। तो अभी इसमें हमारे पास में कुछ पर्सन है, तो सबसे पहले कौन कौन से पर्सन है उसको देख लेते हैं। देखो, मोहन है, राजीव है, श्याम है, ठीक है, प्रेम है, और कौन है, सोहन है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 और कोई दिख रहा है कि मोहन, राजीव, प्रेम, श्याम, सोहन, और कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे, इसमें नरेंद्र, एक नरेंद्र भी है। ठीक है, ये 6 लोग हैं यहाँ पे जो कि कुछ गेम्स खेलते हैं। चलो इनको पहले नाम इनका लिख लेते हैं। ठीक है, मोहन, राजीव, प्रेम, श्याम, सोहन और नरेंद्र। ठीक है, तो ये लोग कुछ गेम खेलते हैं। कौन कौन सा गेम ये खेलते हैं उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम लिख लेंगे कौन कौन से गेम्स ये खेलते हैं, बिकॉज पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मोहन एंड राजीव आर इन द सेम टीम ऑफ हॉकी, मतलब मोहन और राजीव क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। ठीक है, दोनों हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है भाई। प्रेम डिफीटेड राजीव इन बैडमिंटन, मतलब कि प्रेम और राजीव बैडमिंटन भी खेलते हैं, तो मैं इसको BM लिखता हूँ यहाँ पे, बैडमिंटन। ठीक है, बट लॉस्ट टू श्याम इन टेनिस, मतलब प्रेम श्याम से टेनिस में हार गया, मतलब प्रेम और श्याम जो हैं वो लोग टेनिस खेलते हैं। ठीक है, चलो प्रेम और श्याम टेनिस खेलते हैं, तो ये टेनिस खेलता है और श्याम भी टेनिस खेलता है। ठीक है, फिर क्या है, नरेंद्र टीम्स विद सोहन इन फुटबॉल। ठीक है, नरेंद्र सोहन के साथ में फुटबॉल खेलता है। ठीक है, FB लिख देता हूँ इसको मैं, सिंपल हो जाएगा। एंड विथ श्याम इन हॉकी, तो नरेंद्र श्याम के साथ में हॉकी खेलता है, नरेंद्र श्याम के साथ में हॉकी खेलता है, मतलब ये भी हॉकी खेलता है और ये भी हॉकी खेलता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। राजीव डिफीटेड श्याम इन चेस, राजीव ने श्याम को चेस में डिफीट, मतलब कि ये भी चेस खेलता है और ये भी चेस खेलता है। ठीक है, चलो ये हो गया। दोज हु प्ले क्रिकेट डू नॉट प्ले बैडमिंटन, अच्छा जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको सही से लिखता हूँ, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो लोग फिर बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं और टेनिस नहीं खेलते हैं। ठीक है, चलो ये बन गया। मोहन एंड प्रेम आर इन अपोजिट टीम्स ऑफ बास्केटबॉल, मोहन और प्रेम बास्केटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो मोहन बास्केटबॉल खेलता है और प्रेम भी बास्केटबॉल खेलता है। ठीक है, BB लिख दे रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद नरेंद्र रिप्रेजेंट द स्टेट क्रिकेट, नरेंद्र अच्छा क्रिकेट में भी है, चलो भाई ठीक है, क्रिकेट में भी है। फिर सोहन डज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, सोहन भी क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, ये भी क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, बॉयज़ हु डू नॉट प्ले चेस, बॉयज़ हु प्ले चेस, अच्छा चेस जो खेल रहा है
वो फिर क्या नहीं खेलता, फुटबॉल नहीं खेलता है, बास्केटबॉल नहीं खेलता है और वॉलीबॉल नहीं खेलता है, ठीक है। मोहन एंड प्रेम आर टुगेदर इन वॉलीबॉल, मोहन एंड प्रेम आर टुगेदर इन वॉलीबॉल टीम। अच्छा, एक ही सेंटेंस को 2 बार लिख दिया। तो मोहन और प्रेम जो है वो लोग वॉलीबॉल खेलते हैं। मोहन कहाँ पे भाई, ये वॉलीबॉल खेलता है, प्रेम जो है ये भी वॉलीबॉल खेलता है, ठीक है। बॉयज़ हु प्ले फुटबॉल ऑल्सो प्ले हॉकी। तो जो फुटबॉल खेलता है वो हॉकी भी खेलता है। तो फुटबॉल ये खेल रहा है तो मतलब कि ये हॉकी भी खेलेगा, और फुटबॉल ये खेला तो ये भी हॉकी भी खेलेगा, ठीक है। बन गया हमारा यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे हमको बताना विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम, जो सबसे ज़्यादा जो लोग खेल रहे हैं वही सबसे पॉपुलर होगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो हॉकी हॉकी, फिर हॉकी हॉकी हॉकी, 5 बार हॉकी आया। वहीं पे टेनिस 2 बार आया है, फिर बैडमिंटन 2 बार आया है, फिर बास्केटबॉल 2 बार आया, वॉलीबॉल 2 बार आया, फुटबॉल 2 बार आया, फिर क्रिकेट भी सिर्फ 2 ही बार आया है, और चेस भी 2 ही बार है। तो सबसे पॉपुलर गेम कौन सा हो गया, हॉकी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्या है, हु प्लेज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गेम्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गेम्स कौन खेल रहा है यहाँ पे, देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गेम कौन यहाँ पे खेल रहा है। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गेम खेलने वाला कौन है, प्रेम है। यहाँ पे प्रेम सबसे ज़्यादा गेम खेल रहा है, राइट। 4 गेम एक अकेले ही खेल रहा है, बाकी सब 3-3 गेम खेल रहे हैं, बट 4 गेम्स प्रेम खेल रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, प्रेम। तो प्रेम विल बिकम द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, हु प्लेज बोथ बैडमिंटन एंड हॉकी, ठीक है। बैडमिंटन और हॉकी दोनों कौन खेल रहा है, ठीक है। तो बैडमिंटन ये रहा और बैडमिंटन ये रहा, हॉकी ये रहा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे राजीव बैडमिंटन और हॉकी दोनों खेलता है। तो राजीव विल बिकम द राइट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है, हु प्लेज बोथ हॉकी एंड टेनिस। हॉकी और टेनिस दोनों साथ में कौन खेल रहा है, ठीक है। हॉकी और टेनिस देखो यहाँ पे श्याम खेल रहा है, और कोई है क्या टेनिस वाला, और कोई था क्या यहाँ पे, हाँ टेनिस वाला, लेकिन ये हॉकी नहीं खेल रहा है। तो हॉकी और टेनिस के लिए कौन है, श्याम है, ठीक है। तो श्याम यहाँ पे हॉकी और टेनिस दोनों खेल रहा है, तो श्याम इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो देखा आपने जब इस पजल को सॉल्व कर लिया तो कितना फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेम द बॉयज़ हु डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल कौन कौन नहीं खेल, मतलब कौन नहीं खेलता है, ठीक है। तो वो उनका नाम बताना है। तो अभी देखो यहाँ, अच्छा फुटबॉल कौन कौन खेलता है वो समझ में आ जाए तो बाकी हमको मालूम पड़े। देखो फुटबॉल और फुटबॉल, श्याम और नरेंद्र फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। श्याम और नरेंद्र फुटबॉल खेलते हैं, बाकी कोई भी नहीं खेलता। तो चलो श्याम और नरेंद्र जहाँ जाओगे वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो ये ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। उप्स, श्याम और नरेंद्र, नेम द बॉयज़ हु डू नॉट प्ले फुटबॉल। एक बार वापस, सॉरी, श्याम नहीं है, ये सोहम है। सोहन एंड नरेंद्र है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सोहन एंड नरेंद्र है, ठीक है। सोहन और नरेंद्र फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक मिनट जस्ट इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो सोहन और नरेंद्र खेलते हैं। तो देखो नरेंद्र यहाँ पे, तो इसलिए क्रॉस हो गया, सोहन क्रॉस हो गया, नरेंद्र क्रॉस हो गया। तो राजीव और श्याम, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चूज़ द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स इन द ग्रुप। तो डिफरेंट फ्रॉम द नंबर्स, ऑड मैन आउट बताना है यहाँ पे हमको। तो ऑड मैन आउट अगर हमको बताना है तो क्या होगा यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। 13 ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है। तो 63 विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। टीचर इज कोडेड एज, देखो टीचर को कोड क्या किया है, चलो टीचर is coded as V G C E J G T। अगर हम ध्यान से देखें तो T से V पे गया, मतलब U को छोड़ा, +2 हुआ है यहाँ पे, राइट। E से G पे गया, यहाँ भी +2 हुआ है। A से C पे गया, +2 हुआ है। तो सब +2 हो रहे हैं। तो चिल्ड्रन का अगर +2 करना है तो C का +2 करेंगे तो यहाँ पे D आ जाएगा, H I J आ जाएगा, I J K आ जाएगा, L है यहाँ पे, L M N आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ई आएगा, ई जी के एन दिख रहा है क्या, हाँ ई जे के एन यहाँ दिख रहा है, ई जे के एन, मतलब पूरा ही करवाएंगे ये लोग। डी के बाद में क्या आएगा, एफ आएगा, फिर आर के बाद में क्या आएगा, एस टी आएगा, ई के बाद में क्या आएगा, जी आएगा, और इसके एन के बाद में एन ओ पी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, एफ टी जी पी
ये मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर, ठीक है। तो +2 करना था, बहुत ही सिंपल सा था, जस्ट एक मतलब रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था। वापस से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इफ़ कुक इज़ कॉल्ड बटलर, बटलर इज़ कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज़ कॉल्ड टीचर, टीचर इज़ कॉल्ड क्लर्क एंड क्लर्क इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल, हु विल टीच द क्लास। तो क्लास को कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है, लेकिन उसको हम लोग बुला क्या रहे हैं? क्लर्क बुला रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द राइट, ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ द राइट ऑप्शन ओवर हियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैथ्स का है, अरिथमेटिक का क्वेश्चन है ये एक्चुअल में। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आए थे बट कम आए थे। अ मैन बॉट अ टाइपराइटर फॉर 800 रुपीज़, ठीक है। तो 800 रुपये में खरीदा, इसने क्या किया? सेल किया 5% लॉस पे। तो 5% ऑफ 800 कितना होगा? 5% ऑफ 800 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल, सॉरी 800 है ना, हाँ, तो ये 0 0 कैंसिल होगा, 5 8 40 होता है। तो 800 में से 40 माइनस कर दो तो 760 होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हमारा बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अनीता, महिमा, राजन, लता, दीप्ति आर 5 कजिन्स। अनीता इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा, ठीक है। तो अनीता ट्वाइस ओल्ड है, ठीक है। तो अनीता पहले आएगी, अनीता इज़ ट्वाइस, तो हम लोग इसको क्या करें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अनीता इज़ ट्वाइस ओल्ड एज महिमा, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? 2x का है, मतलब कि ये 2x की एज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बोला है कि राजन इज़ हाफ द एज ऑफ महिमा। तो महिमा के एज का हाफ, मतलब ये हाफ है और राजन, ठीक है। तो इससे छोटा हो गया, ओके। तो हाफ x हो गया यहाँ पे, एज ऑफ महिमा। अनीता इज़ हाफ द एज ऑफ दीप्ति। अनीता इज़ हाफ द एज, मतलब कि दीप्ति जो है, दीप्ति बड़ी होगी। तो दीप्ति मतलब अनीता इज़ हाफ, मतलब कि दीप्ति इज़ वापस से अनीता की एज की 2x, ठीक है। और राजन इज़ ट्वाइस द एज ऑफ द लता। राजन इज़ ट्वाइस द एज ऑफ लता, मतलब कि लता सबसे छोटी है, और राजन क्या है? राजन ट्वाइस द एज ऑफ लता, मतलब कि वही हाफ, जो भी लता का एज होगा उसका डबल करेंगे तो राजन, या फिर राजन के एज का हाफ कर देंगे। अच्छा, तो ये इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये भी 2x, मतलब तो लता का डबल करेंगे तो राजन मिलेगा, राजन का डबल करेंगे महिमा मिलेगा, पर महिमा का डबल अनीता, अनीता का डबल दीप्ति, ठीक है। तो हु इज़ द यंगेस्ट? यंगेस्ट कौन है? यहाँ पे लता है यंगेस्ट, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ द एल्डेस्ट? एल्डेस्ट, सबसे एल्डेस्ट कौन है? दीप्ति है यहाँ पे। तो दीप्ति मतलब कि ऑप्शन ए विल इज़ द राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ ऑफ द सेम एज। तो सेम एज का तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद में हमको चाहिए क्या? इफ़ द कजिन्स आर स्टैंडिंग इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, हु विल बी इन द सेंटर पोजीशन। तो सेंटर पोजीशन में कौन है हमारे पास में? सेंटर पोजीशन में हमारे पास में महिमा है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे भी करो, 5 ही लोग हैं तो सेंटर में महिमा हमेशा रहेगी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। फिर क्या बोला है? इफ़ महिमा इज़ ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड देन व्हाट इज़ द एज ऑफ लता। तो महिमा अगर 16 ईयर्स की है, महिमा का एज 16 बोला, तो उसका हाफ राजन है मतलब कि 8, और उसका हाफ लता है मतलब कि 4। तो 4 ईयर्स की लता होगी यहाँ पे, तो 4 ईयर्स, हाँ, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो इजी थे क्वेश्चंस यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग में आ जाते हैं वापस से। यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया था सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन था 5186 प्लस 87 अगर हम करते हैं तो कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 3 and 1 गेट्स कैरी, यहाँ पे 17, और ये यहाँ पे 1 कैरी, 2 and 5 ये मिल गया। इसमें से 3 4 9 7 को माइनस करना था, तो इसमें से यहाँ से 1 यहाँ पे जाएगा, तो ये 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 6 माइनस 9 नहीं होगा, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे 11 हो गया था क्योंकि यहाँ से एक उधर चला गया, तो 11 माइनस 4 करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा? वापस से 7 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, तो 1776 मतलब कि ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वापस से। यहाँ पे देखो, ये जो है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो बॉडमास रूल अप्लाई होता है यहाँ पे, क्योंकि क्या दिया गया है? तो 14 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 13 बोला है, तो इसको चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 14 2 28 प्लस 13 करेंगे अगर हम तो 41 आएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में देखो सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन में अगर सॉल्व करना है ना तो यहाँ पे तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बिकॉज देखो यहाँ पे हम यूनिट डिजिट से कर सकते थे। बिकॉज अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 6 अगर आप करोगे तो 150 होता है, मतलब कि लास्ट के डिजिट पे आएगा 0, ठीक है। और 0 अगर आता है लास्ट के डिजिट तो यहाँ पे आगे कुछ भी होगा तो लास्ट डिजिट तो 0 होगा, ये कन्फर्म है। तो उसमें प्लस 25 अगर आप करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो कि 5 दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना था 25 से। तो मैंने ट्रिक बता दिया आपको। फाइंड द ऑड मैन आउट बताना है हमको, यहाँ पे ऑड मैन आउट बताना है, ट्राइंगल, प्रिज्म, स्क्वायर या फिर सर्कल। तो इसका आंसर होगा प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म एक 3D फिगर है, बाकी सब जो है वो सब 2D फिगर्स हैं। तो बाकी सब 2D है, इसीलिए यहाँ पे वो एक ही कैटेगरी में है और ये 3D है, इसलिए ये प्रिज्म यहाँ पे बी ऑप्शन मतलब ये रॉन्ग बन जाता है। फाइंड द ऑड मैन, हुक, बेट, लाइन, फिश। तो ये सब जो है, जो हमारा फिशिंग रॉड होता है उसका पार्ट है। फ़िश जो है ये तो हम मतलब समुद्र से निकालेंगे या नदी में से निकालेंगे, जहाँ से, लेक से, तो इसलिए फ़िश इज़ द रॉन्ग ऑप्शन हो रही है। फिर यहाँ पे हमको मिसिंग टर्म बताना है। देखो मिसिंग टर्म अगर हम देखें तो आर से यू गया, ठीक है, तो मतलब आर एस टी को छोड़ दिया, तो आर से यू गया, मतलब कि +2 किया तो यू आया, तो यू से एक्स गया, फिर x से फिर वाई जेड को छोड़ा तो a आया, a से फिर बी सी को छोड़ा तो d गया, तो फिर यहाँ पे क्या छोड़ेंगे, e और f को छोड़ेंगे तो g आएगा। तो g अगर यहाँ पे आएगा तो ऑप्शन b इज़ द राइट ऑप्शन। तो +2 का यहाँ पे ऑर्डर था। फिर देखो यहाँ पे हमको बताना था कि यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट होगा। तो अगर इसमें देखें तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, इसमें देखें तो डिफरेंस 3 का है, इसमें देखें तो डिफरेंस 5 का है, इसमें देखें तो डिफरेंस 7 का है, इसमें देखें तो डिफरेंस 11 का है। तो ये सारा जो नंबर्स हैं, ये कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर सीरीज़ डिफरेंस में चल रहा है, तो +13 कर दोगे तो 128 होता है। तो ये ऑप्शन बी इसलिए राइट ऑप्शन बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमको बताना है, एक सीरीज़ दिया गया, इसमें से कौन सा मतलब क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए। देखो OBLCIDFE, यहाँ पे देखो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 सीरीज़ चल रहे हैं। एक यहाँ पे B से C, C से D, D से E ये जा रहा है, ठीक है। और एक सीरीज़ हमारे पास में जो है वो O से L, L से I, I से F। तो अगर हम ध्यान से देखें तो O इज़ एट 15, ठीक है, O 15 पे होता है। E-J-T याद होगा आप सब लोगों को, E-J-T, ठीक है। तो O 15 पे है। J इज़ एट 10, ठीक है। तो यहाँ पे JKL मतलब ये 12 पे है, ठीक है। तो 15 से 12 पे गया, ओके। फिर I पे आया तो I इज़ एट 9, फिर F पे आया, F इज़ एट 6। तो मतलब कि 3 की पोजीशन होनी चाहिए, तो 3 का पोजीशन पे कौन है, C है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन B इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चूज़ द नंबर पेयर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। नंबर पेयर बताना जो कि अलग है दूसरे से। तो यहाँ पे नंबर पेयर ये देखो, ये दोनों इवन है, ये दोनों इवन है, ये दोनों इवन है, ये दोनों ऑड हैं, तो इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे डी बन गया, ये अलग है, ऑड मैन आउट, ठीक है। वापस से यहाँ पे ऑड मैन आउट बताना है हमको, बी और डी। तो यहाँ पे एक लेटर को छोड़ा, BCD ये होता है, IJK होता है, PN मतलब ये ऑप्शन नहीं बन रहा है। ये देखें तो STU बन रहा है, तो PN नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन C ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास में, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि यहाँ पे पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बट दैट मैन्स फादर, मतलब कि एक का फ़ोटो जिसका लगा हुआ है, ओके, एक फ़ोटो है, इस मैन का जो फादर है, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा बनाता हूँ ईजी होगा। एक जिसका फ़ोटो लगा है, दिस मैन्स फादर, ओके, इसका जो फादर है, ओके, दिस मैन्स, बट दैट मैन्स फादर इज़ माई फादर्स सन, मतलब कि मेरे फादर का, मतलब कि उसके जो फादर है, मतलब तो ये ग्रैंड फादर हो गए एक तरीके से, मेरे फादर का सन है, ठीक है। तो अब देखो इसको तो कौन, वो फोटोग्राफ में कौन है बता रहा है। देखो वो क्या बोल रहा है कि जो फोटोग्राफ में है, ठीक है, वो जो फोटोग्राफ में उसका जो मतलब उसका जो पप्पा है वो मेरे पापा का मतलब बेटा है। तो मेरे पापा का बेटा मतलब उसने पहले तो बोल दिया कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। तो मेरे पापा का बेटा मतलब कि यहाँ पे वो पर्सन खुद, मतलब वो जो पर्सन है वो खुद है, और उसका बेटा मतलब यहाँ पे होगा ना, तो उसका बेटा मतलब कि अगर उसके बेटे का फादर कौन, वो खुद होगा, और उसका जो मतलब उसके जो फादर होंगे उसका बेटा तो वो खुद है, तो इसीलिए यहाँ पे हिज सन यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ठीक है। इन अ जॉइंट फैमिली, ब्लड रिलेशन का वापस से है,
ठीक है। इन अ जॉइंट फैमिली देर आर फादर मदर 3 मैरिड सन एंड 1 अनमैरिड डॉटर, ठीक है। चलो, तो एक फादर मदर की फैमिली है, ठीक है, उसमें 3 सन हैं जो कि मैरिड हैं, ठीक है, 3 सन हैं जो कि मैरिड हैं, ठीक है, तो ये बना दिया हमने, और एक डॉटर है जो कि अनमैरिड है। ऑफ द सन्स 2 हैव 2 डॉटर्स ईच, मतलब 2 के पास में 2 डॉटर्स हैं, ठीक है, 2 के पास में 2 डॉटर्स हैं। एंड 1 हैज़ अ सन, मतलब एक के पास में एक बेटा है। हाउ मेनी फीमेल मेम्बर्स आर देयर इन दिस फैमिली? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिंपल है, 9 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो रीअरेंजमेंट है, मतलब मीनिंगफुल सीक्वेंस में रीअरेंज करना। कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी, तो सबसे पहले इलनेस आएगा, तो इलनेस होगा, फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास में, फिर डॉक्टर क्या करेगा, कंसल्ट करेगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, ट्रीटमेंट देगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, होगा रिकवरी होगा। तो 2 3 1 4 5, तो 2 3 1 4 5 है क्या, 2 3 1 4 5, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3? तो ये बताना था, वेरी सिंपल। देखो ध्यान से अगर हम देखें तो एक तो 31 से लेके 40 तक का सीरीज़ है, और उसके पहले यहाँ पे समवेयर 30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 3 और यहाँ पे 3 कितनी बार आएगा, 39 तक में, मतलब 3 जो होगा, और एक बीच में, तो 3 यहाँ पे 9 टाइम्स हो जाएगा, राइट, यस और नो। एक बीच में 33 भी आता है, ठीक है। तो ये 3 को फिलहाल में यहाँ पे, ये वाला जो 3 है ना, इसको रहने दो, बिकॉज इसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे पहले ये जो 3 हमारे पास में है, ये वाला 3, ये 9 हो गया, और एक ये 10 हो गया, तो 10 3 तो ऐसे हो गए। फिर 3 से लेके 93 तक जब हम जाएंगे तो 3 13 23 का ये जो 3 3 3, और यहाँ पे फिर 33 का ये वाला 3, बिकॉज ये वाला 3 हमने काउंट नहीं किया था, तो ऐसे काउंट करेंगे तो 10 और होते हैं, तो 10 + 10 यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन ओवर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्चुअली सेट्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्किंग है यहाँ पे पहले से। तो यहाँ पे देखो, इन अ टाउन 65% ऑफ द पीपल वॉच न्यूज़, ठीक है, 65% ऑफ द पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, 65% न्यूज़ देखते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोला है कि 40% जो हैं वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और 25% इनका मतलब इंटरसेक्शन है, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन इनका आ रहा है यहाँ पे, ये कितना है, ये यहाँ पे 25% है। तो सिंपल सा एक रूल होता है हमारा, ठीक है। अगर हम सेट्स, आपको याद होगा, तो सेट्स में एक रूल होता है कि n ऑफ a, ठीक है, n ऑफ a यूनियन b इज़ इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये होता है। तो अब देखो यहाँ पे A यूनियन B हमको अगर चाहिए, मतलब A यूनियन B, तो A और B को मिला के कितना हो, तो यहाँ बताना है कि कितने लोग कुछ भी नहीं देखते हैं, तो पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो रहा है। तो 65 + 40 करेंगे, तो 65 + 40 होगा कितना यहाँ पे 105, 105 - 25 करोगे तो 80 आएगा। तो मतलब कि 80% लोग, मतलब या तो न्यूज़पेपर, या तो दे आर रीडिंग, मतलब या तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या तो फिर वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। तो 20% जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी बिकम्स द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, 15% का एक ग्रुप है, ठीक है, 15 पीपल का ग्रुप है, 15 पीपल का। 7 रीड फ्रेंच, फ्रेंच वाले 7 हैं, ओके। इंग्लिश वाले कितने हैं भाई, 8 हैं, और 3 उसमें से, वाइल 3 ऑफ देम रीड नन ऑफ दीज, तो नन मतलब कि कुछ भी नहीं रीड करने वाले, 3 हैं उसमें से। तो हाउ मेनी ऑफ देम रीड इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, तो इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ बताना है ना। तो क्या करोगे इसमें से, सिंपल सी चीज़ है, मतलब कि सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो, तो 7 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 7 और 8 को ऐड करोगे तो आपके वही करना है, इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दो उसमें से। तो 7 + 8 इज़ हाउ मच, 15, 15 - 3 इज़ हाउ मच, 12, मतलब कि 12 पीपल हैं जो कि इंग्लिश या फ्रेंच एटलीस्ट रीड करते हैं, तो बचा कितना, 3, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है, ठीक है। अब ये आ गए हम हमारे जनरल नॉलेज के सेक्शन में, ठीक है। अभी हमारा रीजनिंग खत्म हो गया, अब जनरल नॉलेज के सेक्शन में आ गए हम। तो विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि कौन सा बैंक है जो सभी बैंक्स का मतलब सेंट्रल बैंक है, वो है SBI। तो
सॉरी एसबीआई नहीं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंक्स को ऑपरेट करता है, सभी बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। फिर एस का मीनिंग होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। मोस्टली जो कंपनीज़ वगैरह होती हैं ना, तो उसको ये दर्जा दिया जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, तो यहाँ पे एस स्टैंड करता है फॉर स्पेशल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु वन द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन इंडिया, तो इसका आंसर डायरेक्ट आंसर था डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये हमने जो शीट भी दी थी उसमें भी था कहीं ना कहीं। हाउ मेनी रिंग्स आर इन ओलंपिक्स, इसका आंसर सबको पता ही होना चाहिए। रिंग्स की बात करें तो ऐसा कुछ उसका लोगो था, 5 रिंग होते हैं। ये अगर नहीं पता था तो भाई बहुत ही गलत बात है यहाँ पे। द टीम जॉकी, द टर्म जॉकी इज एसोसिएटेड विद, जॉकी किससे एसोसिएटेड है, तो जॉकी इज एसोसिएटेड विद हॉर्स रेसिंग, ठीक है। हॉर्स रेसिंग में जो पर्सन मतलब हॉर्स को चलाता है उसको हम लोग जॉकी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लुकेमिया इज एन डिजीज ऑफ, लुकेमिया किसका डिजीज़ है, लुकेमिया डिजीज़ होता है ब्लड का, साइंस का रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है, जीके का क्वेश्चन था, पुणे में एसोसिएटेड मतलब पुणे में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ये इसका राइट आंसर था। ऑपरेशन गंगा वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्यों लॉन्च किया गया था, यूक्रेन से जो लोगों को लेके आया गया था ना, तो उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था। आप सभी लोगों ने न्यूज़ में देखा, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था, जो हमने करंट अफेयर एंड जीके का शीट दिया था उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर था। फूड, पिज़्ज़ा कहाँ से रिलेटेड है, कौन से कंट्री से, तो ये तो सबको पता ही होना चाहिए, हम सब लोग खाते हैं। इटली से रिलेटेड, इटालियन फूड इसलिए हम इसको बोलते हैं। अमॉन्ग द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, अर्थ का पोजीशन पूछा था। ये ज्योग्राफी का जब हमने लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जीके के लेक्चर में बताया था कि इसका पोजीशन होता है 3rd। सबसे पहले कौन आता है, मरकुरी आता है, मरकुरी के बाद वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, तो इसका ऑप्शन होगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच अमॉन्ग दिस द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काइंड क्वेश्चन था, हम बोल सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना था। हीराकुंड इज़ अ सी पोर्ट, तारापुर इज़ एन एटॉमिक पावर सेंटर, जोग इज़ द फेमस वाटरफॉल इन साउथ इंडिया, अंकलेश्वर इज़ अ मिनरल ऑयल फील्ड। तो ये जो बाकी 3 ऑप्शन है राइट है, हीराकुंड इज़ अ सी पोर्ट ये रॉन्ग है, बिकॉज हीराकुड जो है ये एक डैम है, ओके, हीराकुड इज़ अ डैम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन था लेकिन इसमें फुल मार्क्स दिया है, ठीक है। सीईटी सेल ने इसमें फुल मार्क्स दिया सभी को, बिकॉज क्वेश्चन में एरर था इसलिए फुल मार्क्स दे दिया गया। साइंस का क्वेश्चन था, यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई थी इसमें, इसलिए इसको फुल मार्क्स दे दिया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर है मुंबई में लोकेटेड है ये। द बेवरेज क्रॉप्स आर मेनली कल्टिवेटेड इन विच स्टेट, तो बेवरेज क्रॉप मतलब मोस्टली यहाँ पे कॉफ़ी के बारे में बात की, तो बेवरेज क्रॉप में कॉफ़ी आता है, टी आता है, तो यहाँ पे मोस्टली कहाँ पे, जैसे तो बेवरेज क्रॉप में मतलब यहाँ पे देखेंगे अगर हम ऑप्शन में, तो केरला है, केरला इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, तो इसीलिए यहाँ पे केरला आ गया। अब कंप्यूटर के सेक्शन में आते हैं, कंप्यूटर का भी सेक्शन काफ़ी इजी था, इतना डिफिकल्ट सेक्शन नहीं था, ओके, बहुत ही इजी था जो हमने पढ़ाया था। जीके एंड कंप्यूटर सेक्शन में तो जो मोस्टली हमने पढ़ाया था उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से डायरेक्टली थे। विच इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज टू मूव कर्सर, कर्सर को मूव करने के लिए कौन हेल्प करता है, माउस हेल्प करता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या है वो बताना था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ये फुल फॉर्म इसका था। सीपीयू का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुटिंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा या फिर डिस्प्लेइंग डेटा, प्रोसेसिंग डेटा इसका राइट ऑप्शन था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस बताना था, तो इनपुट डिवाइस कौन है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब जो है ये आउटपुट है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। www का फुल फॉर्म बताना, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका ऑप्शन यहाँ पे ये जो है सी ऑप्शन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा बताना था, मेमोरी का ये टॉपिक का एक क्वेश्चन था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कौन होता है, बिट होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी करा था। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओके, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन लैंग्वेज, ये भी हमने क्वेश्चन करा था, HTML इज़ एन लैंग्वेज, ठीक है। जो भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमको HTML लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन स्टोरेज डिवाइस इज़
स्टोरेज डिवाइस वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब उसमें से डेटा गायब हो जाता है, मतलब गायब मतलब पावर ऑफ हुआ तो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क में रहता है, SSD में रहता है, USB में रहता है, रैम से डिलीट हो जाता है, रैम इज़ द राइट ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर का टाइप है, लेजर प्रिंटर का टाइप है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, मॉनिटर तो प्रिंटर ही नहीं होता है ना, मॉनिटर कैसे प्रिंटर हो सकता है, तो डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? देखो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक OS है, विंडोज़ OS है, मैक OS है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट डज लैन स्टैंड्स फॉर, लैन का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है ये मैंने पढ़ाया था ऑलरेडी आपको, लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फाइल एक्सटेंशन फॉर इमेज, इमेज के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? JPG होता है, हम सभी लोग को पता ही होना चाहिए और पता भी होगा ही, आई होप सो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन टाइप ऑफ अ मालवेयर, मालवेयर सिक्योरिटी का क्वेश्चन था, सिक्योरिटी में पढ़ाया था मालवेयर्स क्या क्या होते हैं, तो स्पाईवेयर इज एन मालवेयर, एंटीवायरस, तो देखो ये एंटीवायरस से प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, फायरवॉल इज डिफरेंट चीज़ है, राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, तो ये तो नहीं है यहाँ पे स्पाईवेयर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? प्रिंटर, देखो प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर इनपुट है, वेब कीबोर्ड और वेबकैम ये सब इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन है। सो दैट्स इट, ये था कंप्लीट पेपर 1 शिफ्ट 1 का पेपर, ये कंप्लीट पेपर एनालिसिस एंड पेपर आपको इसका अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो लिंक आपको दे दी जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली इसको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि व्हाट्सएप, ओके, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको ये पेपर भी मिल जाएगा, साथ में आपको इसका सोल्यूशन जो है ये शीट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो कल से हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं कल से क्रैश कोर्स में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।